नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सुचेता बघेल आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। यमुना प्रसाद शास्त्री दृष्टिहीन विद्यालय को समाज सेवियों ने दिए 16 पलंग बिस्तर। रीवा कलेक्टर की बड़ी कार्यवाही, जिले में 10 खदानों का पट्टा निरस्त करने के दिए आदेश। सुहागी पहाड़ में मिली युवक की छत विछत लाश। सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का निराकरण किए जाने आयोजित की गई शिविर और उम्मीदवारों को सुरक्षा राशि वापस लेने की अनुमति जारी। खबरों पर नजर अब विस्तार से। यमुना प्रसाद शास्त्री दृष्टिहीन विद्यालय को समाज सेवियों ने दिए 16 पलंग बिस्तर। छात्राओं में देखी जा रही है अत्यंत खुशी। 30 दिसंबर गुरुवार को स्वर्गीय यमुना प्रसाद शास्त्री नेत्रहीन विद्यालय बिछिया में अध्ययनरत छात्राओं को समाज सेवी एवं व्यवसायी एस राधाकृष्णन पिल्लई द्वारा स्टील के 16 पलंग, गद्दा, तकिया, चादर एवं कंबल भेंट किया गया। यह कार्य अत्यंत अनुकरणीय एवं सराहनीय माना जा रहा है। नेत्रहीन विद्यालय में इस अवसर पर जिला कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजोटी, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन व नगर निगम आयुक्त मृणाल मीणा के अलावा अन्य जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी विशेष रूप से उपस्थित। यमुना प्रसाद शास्त्री दृष्टिहीन विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजोटी ने स्कूल को 16 लोहे के पलंग, बिस्तर तथा कंबल प्रदान किए। यह सामग्री समाज सेवी श्री राधाकृष्ण पिल्लई द्वारा दी गई है। विद्यार्थियों ने समारोह में लोकगीत, मध्य प्रदेश गान तथा स्वागत गीत सहित कई मनोहारी गीत प्रस्तुत किए। इस अवसर पर कलेक्टर ने कहा कि दृष्टिहीन बच्चे प्रतिभा के धनी हैं। उन्होंने शानदार गीत और संगीत प्रस्तुत किया। दृष्टिहीन विद्यालय के विद्यार्थियों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के पूरे अवसर दिए जाएंगे। समाज सेवी श्री पिल्लई ने विद्यालय के कन्या छात्रावास के लिए 16 बिस्तर तथा अन्य सामग्री प्रदान करके सराहनीय कार्य किया है। अन्य संस्थाएं और लोग भी इससे प्रेरित होकर विद्यालय के लिए सहयोग करेंगे। कलेक्टर ने कहा कि विद्यालय में आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए 5 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई है। कई सामाजिक संगठन भी विद्यालय को सहयोग कर रहे हैं। दिव्यांग बच्चे अत्यंत प्रतिभाशाली हैं। इनकी संगीत प्रतिभा हम सबके लिए उपहार के समान है। इनके संगीत प्रतिभा का बेहतर उपयोग करने के लिए शासकीय आयोजन तथा अन्य कार्यक्रमों में इन बच्चों को अवसर दिया जाएगा। विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए खेल मैदान को ठीक करने की जिम्मेदारी आयुक्त नगर निगम को दी गई है। शीघ्र ही बच्चों के लिए खेल मैदान तैयार हो जाएगा। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने कहा कि नेत्रहीन बच्चों में अद्भुत संगीत प्रतिभा है। सबने मिलकर हारमोनियम, तबले तथा अन्य वाद्यों का शानदार वादन किया। पुलिस लाइन में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में बच्चों के दल को संगीत प्रतिभा दिखाने का अवसर दिया जाएगा। कार्यक्रम में समाज सेवी श्री पिल्लई ने श्री स्वर्गीय यमुना प्रसाद शास्त्री जी की स्मृतियों को नमन करते हुए विद्यालय के विकास के संबंध में जानकारी दी। कार्यक्रम के बाद कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा ने विद्यालय परिसर में स्थित स्वर्गीय शास्त्री की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। समारोह के अंत में स्वर्गीय यमुना प्रसाद शास्त्री के पुत्र एवं नेत्रहीन विद्यालय के संचालक श्री देवेंद्र शास्त्री ने आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कलेक्टर श्री इलैया राजोटी ने विद्यालय की व्यवस्थाओं में सुधार के लिए मनोयोग से सहायता दी है। अन्य प्रशासनिक अधिकारियों तथा विद्यालय के विकास में सहयोग देने वालों का संस्था हृदय से आभार व्यक्त करती है। कार्यक्रम में श्रीमती कविता पांडे, श्रीमती रमा दुबे, संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय अनिल दुबे तथा विद्यालय के विद्यार्थी शामिल रहे। सर, यहाँ पर 16 बेड कार्यक्रम शुभारंभ किया गया है। यमुना प्रसाद शास्त्री जी की ब्लाइंड स्कूल है। इसको पहले भी हम लोग लास्ट टाइम में और कमिश्नर सर है ना दोनों आए थे दूसरे प्रोग्राम में। फिर तब है ना डिमांड भी हुई थी। टोटल है ना 100 चिल्ड्रन है, इधर 100 स्टूडेंट्स हैं। उसमें पहली बार एक्चुअली कन्या छात्रावास भी है इन लोगों ने शुरू किए हैं, 50 सीट है। बट अभी उसका है ना इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलप करने की स्थिति पे है। तो इसके बीच में हमारी सामाजिक संगठन और आर के पिल्लई है, उन्होंने आज है ना 16 बेड है ना इस स्कूल के लिए डोनेट किया है। उसके लिए प्रशासन की ओर से और ट्रस्ट की ओर से, सामाजिक न्याय विभाग की ओर से मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और हमारी असनानी फाउंडेशन भी है ना लगातार है ना इसमें ना कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो मैं सभी और नागरिक और सामाजिक संगठन उनसे अपील करता हूँ, ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं मतलब हमारे लिए ये सारे बच्चे हैं, मतलब हमारे लिए गिफ्ट है। तो उनको अवसर है ना बनाने में प्रशासन और शासन के साथ साथ सामाजिक संगठन भी आगे आइए। आज जिन लोगों ने इतना अच्छा काम करके दिखाया है, ऐसे काम को और आगे भी हम लोग को करके देने के लिए ज़रूरत है। काफ़ी कुछ नीड है, काफ़ी कुछ ज़रूरत है।
तो आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि आइए मतलब है ना ट्रस्ट के और पदाधिकारी के साथ बाइट करके उनकी नीड को समझ करके मतलब उसका पूर्ति करने का काम करें। आपने इनके गीत की तारीफ़ की। हाँ, उन्होंने बच्चे ने बहुत अच्छा है ना गीत गाया है। एसपी साहब ने बताया है कि मतलब उस बच्चे का सम्मान करेंगे और पुलिस की और एडमिनिस्ट्रेशन की फंक्शंस हैं उसमें इस बच्चे को बुलाया जाएगा। इवन वंदे मातरम होगा हमारी है ना एवरी मंथ, सो उसके उनको भी इन बच्चे को बुला करके हम लोग है ना उसको करेंगे, उनका अवसर देंगे। ग्राउंड खेलने के लिए बच्चों के लिए और नगर निगम कमिश्नर भी यहाँ है। बच्चे ने डिमांड किया है कि हमारे पास ग्राउंड नहीं है हमारे हिसाब से, तो उसके लिए नगर निगम के द्वारा एक प्ले ग्राउंड है ना करने के लिए भी हम लोग ने डिसीजन लिए गए। उसका जल्दी एस्टिमेशन बना कर है ना काम करेंगे। थैंक यू। जो जो गीत गाए हैं तो आप उसके लिए बोल रहे थे कि पुलिस लाइन में और बच्चों के गीत सुन के हम सभी लोग बड़े ही उत्साहित हुए और उनकी इस ऊर्जा और उनका इस तैयारी को देख के हम लोगों ने तय किया है कि हम भविष्य में अपने कुछ कार्यक्रम जो भी हमारे यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम हो उसमें इस टीम को अवसर दें, जिससे कि इस टीम की ऑर्केस्ट्रा का भी प्रचार प्रसार हो सके और बच्चों को लगे कि हाँ हम लोग उनकी इस कला का सम्मान करें। दया नहीं सहयोग, जैसा गीत में वर्ड थे उसी को देखते हुए मैंने आगे उनकी बात बढ़ाई है कि उनको अवसर दिया जाए और उनको आगे बढ़ने में सहयोग किया जाए। थैंक यू। रीवा कलेक्टर की बड़ी कार्यवाही, जिले में 10 खदानों का पट्टा निरस्त करने के दिए गए आदेश। कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजौती ने 10 खदानों का उत्खनन पट्टा लीज निरस्त करने के आदेश दिए हैं। खदान संचालकों द्वारा डेड रेट जमा न करने, लीज में दी गई शर्तों का उल्लंघन करने, वृक्षारोपण न करने तथा रॉयल्टी की राशि जमा न करने पर लीज निरस्त करने की कार्यवाही की गई है। खदान संचालकों को इस संबंध में कई बार नोटिस भी दी गई थी, लेकिन नोटिस का संतोषजनक उत्तर न देने पर कार्यवाही की गई है। यह कार्यवाही मध्य प्रदेश गौण खनिज विभाग 1996 के तहत की गई है। कलेक्टर ने खदान संचालकों को डेड रेट तथा रॉयल्टी की शेष राशि 1 महीने में अनिवार्य रूप से भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। रॉयल्टी की राशि जमा न करने पर भू राजस्व की तरह उसकी वसूली की जाएगी। जिन खदानों की लीज निरस्त की गई है उनमें 5 फर्शी पत्थर खदानें तथा 5 गिट्टी की खदानें शामिल हैं। यह कार्यवाही जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। जारी आदेश के अनुसार खदान संचालक देवेश सिंह ग्राम गड्डी की फर्शी पत्थर खदान, मां वैष्णवी एसोसिएट की ग्राम कुइया में पत्थर खदान, जय भोले स्टोन क्रशर संचालक ज्ञानेंद्र पांडे की ग्राम मरहा में गिट्टी पत्थर खदान, जय भोले स्टोन क्रशर संचालक मंदाकिनी पांडे ग्राम दादर पत्थर गिट्टी खदान तथा मेसर्स वैभवा इंफ्राटेक संचालक सुरेश तिवारी ग्राम सरदमन तहसील हनुमना की पत्थर खदान का पट्टा निरस्त करने के आदेश दिए गए हैं। इसी तरह श्रीमती मधु पांडे की ग्राम हाटा में संचालित फर्शी पत्थर खदान, श्रीमती आभा सिंह ग्राम नाउन खुर्द में पत्थर खदान, श्री पुष्पराज सिंह ग्राम लोढ़ी में फर्शी पत्थर खदान, श्री राजेंद्र सिंह की ग्राम लोढ़ी में संचालित फर्शी पत्थर खदान तथा आभा सिंह द्वारा संचालित ग्राम अलवहा कला की फर्शी पत्थर खदान का पट्टा निरस्त करने के आदेश दिए गए हैं। सुहागी पहाड़ में मिली युवक की छत विक्षत लाश। मामला रीवा जिले के सुहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत सुहागी पहाड़ का है, जहां एक युवक की छत विक्षिप्त अवस्था में लाश मिली है। बताया जा रहा है कि युवक कई दिनों से लापता था। इस घटना में आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम भी पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। जानकारी के मुताबिक मृतक के सीने में गोली के निशान है, जिससे यह माना जा रहा है कि युवक की हत्या की गई है। यह घटना बुधवार देर शाम की बताई गई है, जिसमें जिले में सुहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत पहाड़ में एक युवक का शव मिला है। मृतक की पहचान अंजोरा निवासी शिवम मिश्रा के रूप में हुई है, जो 24 दिसंबर से अचानक लापता था। इस घटना की रिपोर्ट परिजनों द्वारा थाने में दर्ज कराई गई। बुधवार की शाम युवक की लाश छत विक्षिप्त अवस्था में सुहागी पहाड़ में मिली है। घटना की जानकारी लगने के बाद पुलिस के साथ फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। शव को जानवरों ने नोच कर खा लिया है। ऐसे में चेहरा कंकाल बन गया है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का निराकरण किए जाने आयोजित किए गए शिविर। जिले भर के थानों में लगातार शिकायतों का बोझ बढ़ता जा रहा है। थानों में भी शिकायतों की अंबार लगे हुए हैं, जिसे देखते हुए रीवा एसपी नवनीत भसीन के निर्देशन पर विशेष शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन शहर मुख्यालय के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी किया जा रहा है, जहां बड़ी तादाद में पेंडिंग पड़े मामलों की सुनवाई की जा रही है। आयोजित शिविर को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा से बात की गई,
तो उन्होंने शिविर में सुने जाने वाले प्रकरणों के संबंध में जानकारी दी और बताया कि ज्यादातर लोग थानों में हो रही सुनवाई से नहीं पाते हैं, जिसे देखते हुए यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से बड़ी तादाद में प्रकरणों की सुनवाई की गई। में क्या है कि बहुत सारी ऐसी शिकायतें होती हैं जिसमें कार्रवाई होने के बावजूद भी फरियादी पक्ष संतुष्ट नहीं होता है। उनकी कुछ और शिकायतें होती हैं, थाना स्तर से उन शिकायतों का निराकरण अच्छे से नहीं हो पाने के कारण, तो फरियादी के आवेदक के संतुष्ट न होने के कारण से हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा ये शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सुबह का समय रीवा अनुभाग और हेडक्वार्टर अनुभाग के थानों के लिए रखा गया था। इसमें फरियादीगण यहाँ आएंगे, शिकायतकर्ता संबंधित थाना प्रभारी एसडीपी को उन शिकायतों के संबंध में अवगत करा के हम लोग स्वयं, मैं और एसपी साहब स्वयं उन शिकायतों को सुनकर उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। जैसा आपने देखा एक महिला भी बैठी हुई थी यहाँ, उनकी शिकायत है, उसके बाद उसमें FIR भी है। अब वो उनकी ये शिकायत है कि उसमें चालान नहीं हो रहा है अभी, तो उसमें वैधानिक कार्रवाई की जा सके, उसमें क्या कमी रह गई उन सबको देख के उन शिकायतकर्ताओं को संतुष्टिपूर्वक बंद कराने के लिए एक प्रयास है। उसके संबंध में ये शिविर का आयोजन यहाँ किया गया है। इसके साथ साथ मऊगंज में भी सेकेंड हाफ में करीब 4 बजे से लेकर शाम तक वहाँ भी इसी तरह के एक शिविर का आयोजन किया गया है। मऊगंज अनुभाग के, मनगुआ के, त्योथर के जो शिकायतकर्ता उनको रीवा दूर ना पड़े, तो वहाँ पर एडिशनल SP कार्यालय में इस शिविर का आयोजन किया गया है। उम्मीदवारों को सुरक्षा राशि वापस लेने की अनुमति जारी। पंचायत निर्वाचन की प्रक्रिया निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार निरस्त कर दी गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर इलैया राजौटी ने जिले में प्रथम तथा दूसरे चरण के निर्वाचन में उम्मीदवार के रूप में नामांकन पत्र के साथ सुरक्षा निधि जमा करने वाले सभी उम्मीदवार अथवा उनके द्वारा नियुक्त वैधानिक प्रतिनिधि रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय से सुरक्षा निधि प्राप्त कर सकते हैं। संयुक्त व्यापारिक संगठनों द्वारा वित्त मंत्री को सौंपा गया ज्ञापन। व्यापारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपर कलेक्टर को सौंपा है ज्ञापन। GST में अनेक विसंगतियों को लेकर रीवा जिले के अनेक व्यापारिक संगठनों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम रीवा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपने कलेक्ट्रेट पहुंचे व्यापारियों ने अपनी मांगों के संबंध में रीवा दर्शन को विस्तार से जानकारी दी। आप खुद सुनिए देश के वित्त मंत्री से व्यापारियों ने क्या मांग की है। हमने कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, रेवांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं अन्य कई संगठनों ने मिलकर आज केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी के नाम एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हम लोगों ने मांग रखी है कि अभी जो 1 जनवरी से कपड़े में और फुटवेयर में जो GST 5% थी उसको 12% किया जाए, उसको तत्काल रोका जाए और 5% ही उसको रखा जाए, क्योंकि कपड़ा और जूता देश के 85% गरीब लोगों द्वारा यूज़ किया जाता है और उस पर यह वृद्धि बहुत ही घातक सिद्ध होगी, जिससे हमारा व्यापार भी प्रभावित होगा और गरीबों का जनजीवन भी प्रभावित होगा। हमारी मांग है कि GST को 5% ही रखा जाए और 12% न किया जाए। क्या माना जा रहा है कि कैसे GST कम होगी? ना तो विरोध कर रहा है व्यापारी और ना ही दुकानें बंद कर रहा है। आज सूरत में एक दिन के लिए व्यापारियों ने अपना विरोध दर्ज कराया। जरूर, सूरत में, अहमदाबाद में, दिल्ली में, बड़े शहरों में उन्होंने आज व्यापार बंद रखा था। हम छोटे शहरों वालों को उसकी जानकारी नहीं मिल पाई थी। सिर्फ ज्ञापन हम लोग आज दे रहे हैं और अगर इस पर नहीं रोक लगाई गई तो हम लोग निश्चित रूप से इसको जन आंदोलन बनाएंगे। वहीं सौंपे गए ज्ञापन के संबंध में अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यह शासन स्तर पर ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें व्यापारियों की मांगों पर विचार किया जाएगा। देखिए, रीवा के जो हमारे व्यापारी साथी हैं, इनके विभिन्न सारे संगठनों के रूप में संयुक्त रूप से GST की दरों में शासन द्वारा जो गड़बड़ की जाती है उसके संदर्भ में अपना पक्ष रखते हुए कपड़े और कुछ चीज़ों की जो दरों को वो किया है, उसके संबंध में अपना पक्ष रखते हुए शासन से एक मांग की है। हालांकि ये सब शासकीय स्तर का और केंद्र सरकार के स्तर का मामला है, लेकिन आप सभी का ज्ञापन लेके उचित फोरम पर इसको हम लोग। स्वर्गीय चंपा देवी पांडे की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन। मानसून की पावन पवित्र धरती ओम श्री शक्तिधाम ग्राम बरसैता स्थित वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर भृगनाथ पांडे के निज निवास पर श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य आयोजन परम पूज्य गुरुदेव भागवताचार्य डॉक्टर कौशलेंद्र मणि त्रिपाठी जी के श्री शुभ मुखारबिंद से किया जा रहा है। कथा श्रवण करने गांव व आसपास के क्षेत्र से भागवत प्रेमी भक्त एवं गणमान्य जन बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं तथा दिव्य अमृतमयी कथा का पान कर जीवन को सफल व धन्य बना रहे हैं। दिव्य कथा का आयोजन डॉक्टर भृगनाथ पांडे की देवलोकगामी पत्नी स्वर्गीय श्री
श्रीमती चंपा देवी पांडे की प्रथम पुण्यतिथि एवं वार्षिक श्राद्ध के अवसर पर किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ विगत 26 दिसंबर को किया गया तथा समापन एवं पूर्णाहुति आगामी 2 जनवरी को की जाएगी। इसके पश्चात 4 जनवरी 2022 को स्वर्गीय श्रीमती चंपा देवी की वार्षिक श्राद्ध का कार्यक्रम संपन्न होगा। कथा श्रवण करने वाले मुख्य श्रोता उनके सुपुत्र व पुत्रवधू अजय कुमार पांडे, गीता पांडे हैं। इनके अलावा कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले अतिथियों एवं गणमान्य जनों के स्वागत सत्कार में अहम भूमिका निभा रहे हैं। मुख्य रूप से उनके छोटे भाई श्री रविनाथ पांडे, पुत्र अजय कुमार पांडे, भतीजे हरिनारायण पांडे, शिव नारायण पांडे, नरेश नारायण पांडे, इनके अलावा नाती मुरली मनोहर पांडे, राधा पांडे, धीरज पांडे, ध्रुव पांडे, पंती वैभव पांडे, संस्कार पांडे एवं समस्त गांव मोहल्ले एवं क्षेत्र के लोग। अकनपुर शाहपुर केवटी मार्ग की हालत दयनीय, लोग हो रहे परेशान। रीवा जिले के सिरमौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बैकुंठपुर शाहपुर केवटी मार्ग की स्थिति अत्यंत खराब है। इस मार्ग की लंबाई 10 किलोमीटर है। ये मार्ग पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, जो लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बना हुआ है। बैकुंठपुर मार्ग से प्रमुख पर्यटक स्थल केवटी को जाने वाले इस मार्ग की स्थिति अत्यंत दयनीय है। जगह जगह उखड़ी सड़क व सड़क के गड्ढों की वजह से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। बारिश में कीचड़ भरी सड़क में आए दिन हादसे होते हैं। उसकी वजह है गड्ढों में पानी भर जाना माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 20 साल से सड़क की मरम्मत नहीं की गई। लंबे इंतजार के बाद सड़क बननी शुरू तो हुई, पर बनकर तैयार नहीं हो सकी। कुछ माह पहले अतिशीघ्र सड़क बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ। इसके बाद बैकुंठपुर से केवटी मार्ग पर कार्य शुरू हुआ, लेकिन बैकुंठपुर में से शाहपुर तक डस्ट के बाद डामरीकरण का कार्य नहीं हो सका। इस मार्ग से सूखे ऋतु में धूल और बरसात में कीचड़ के दलदल से छोटे एवं बड़े वाहनों का गुजरना मुश्किल हो जाता है। पर्यटकों के अलावा ग्रामीण जनों को भी अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सड़क खराब होने की वजह से ग्रामीण स्तर पर लोगों का स्वास्थ्य खराब होने में, हॉस्पिटल ले जाने में भी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सड़क खराब होने के कारण पर्यटक स्थल केवटी पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या घटती जा रही है। इसी मार्ग से होते हुए ओवरलोड वाहन चौघाट यूपी जाते हैं। सड़क की दयनीय स्थिति को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। राजस्व विभाग व पुलिस के शहर पर किया जा रहा है सरकारी जमीन पर कब्जा। मामला रीवा हुजूर तहसील क्षेत्र अंतर्गत ललपा तालाब का बताया जा रहा है, जहां भूमाफिया द्वारा अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, जो पूरी तरह से नियम विरुद्ध है। जानकारी के मुताबिक जमीन में स्टे होने के बाद भी जबरन सरहंगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। रीवा जिले में भूमाफिया सक्रिय है और लगातार सरकारी जमीनों पर कब्जा कर शासन प्रशासन की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। यह बात किसी से छुपी नहीं है। यह कार्य कहीं न कहीं राजस्व विभाग व पुलिस की सह पर हो रहा है। सरहंग भूमाफिया आए दिन शहर की बेशकीमती जमीनों पर सरहंगई के दम पर बेशकीमती जमीनों पर कब्जा करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि ऐसे मामलों में राजस्व विभाग एवं पुलिस की मिली भगत बहती है। इसी का परिणाम है कि भूमाफिया आए दिन तालाब, नदी, सड़क व अन्य सरकारी जमीनों पर अपना कब्जा जमा रहे हैं और जिम्मेदार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे, जिसकी वजह से बेशकीमती सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा व अतिक्रमण को बढ़ावा मिल रहा है, जबकि शासकीय जमीन व तालाबों पर कब्जा करना नियम कानून के विरुद्ध है। ऐसा माना जा रहा है कि इस तरह के भूमाफिया राजस्व अधिकारी एवं पुलिस को पैसे देकर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड नियंत्रण तथा किशोरों के टीकाकरण के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने स्वरोजगार मेले तथा स्वास्थ्य बालक बालिका प्रतियोगिता के संबंध में भी दिए हैं निर्देश। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को कोविड नियंत्रण तथा 15 से 18 साल तक के किशोरों को कोरोना टीकाकरण के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से बचाव के सभी उपाय करें, सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य करें। कोरोना का नया वेरिएंट बहुत तेजी से फैल रहा है। अभी केवल इंदौर, भोपाल तथा कुछ अन्य जिलों में ही कोरोना के रोगी हैं, लेकिन सभी जिले कोरोना के उपचार के लिए आवश्यक दवाओं, बेड, ऑक्सीजन की आपूर्ति की व्यवस्था कर लें। कोरोना के विरुद्ध लड़ाई जन सहयोग से लड़ी जाएगी। जिला से लेकर पंचायत तक की आपदा प्रबंधन दलों की बैठक लेकर कोरोना से बचाव की तैयारी कर लें। जनप्रतिनिधियों तथा सामाजिक संगठनों को भी इसमें अनिवार्य रूप से शामिल करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक के किशोरों को वैक्सीनेशन के टीके लगाए जाएंगे। इसके लिए सभी कलेक्टर पूरी कार्य योजना तैयार कर लें।
किशोरों के 100% टीकाकरण के लिए स्कूल तथा अन्य स्थलों में टीकाकरण केंद्र बनाएं। टीकाकरण केंद्र का व्यापक प्रचार प्रसार करें। टीकाकरण अभियान को सफल बनाने में भी जनप्रतिनिधियों तथा सामाजिक संगठनों का सहयोग प्राप्त करें। जिले के प्रभारी मंत्री टीकाकरण अभियान तथा कोविड से बचाव की समीक्षा करें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2 जनवरी को शाम 5 बजे से आपदा प्रबंधन दलों के साथ बैठक की जाएगी। इसमें प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायकगण तथा अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल रहेंगे। सबके सहयोग से टीकाकरण अभियान को सफल बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पूरे प्रदेश में रोजगार मेले जिला तथा विकास खंड स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कलेक्टर बैंकों के साथ बैठक करके विभिन्न योजनाओं के लंबित प्रकरणों को स्वीकृत कराकर रोजगार मेले में वितरित कराएं। अगले वर्ष हर माह में एक दिन रोजगार दिवस के रूप में मनाया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा के संबंध में निर्देश देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुसार यह प्रतियोगिता 8 से 14 जनवरी तक आयोजित की जा रही है। इसमें नवजात से लेकर 6 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों का पोषण ट्रैकर ऐप में पंजीयन करके स्वस्थ बच्चों की जानकारी दर्ज कराएं। बच्चों की आयु के अनुसार लंबाई तथा वजन दर्ज करने पर स्वस्थ बच्चे का प्रधानमंत्री जी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र पोर्टल से प्राप्त होगा। इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग तथा शिक्षा विभाग मिलकर प्रयास करें। कलेक्टर इसके लिए पूरी कार्य योजना बनाकर 6 साल तक के हर बच्चों का अनिवार्य रूप से पंजीयन कराएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में खाद की कमी नहीं है। खाद की रैक नियमित प्राप्त हो रही है। कलेक्टर खाद के वितरण की कड़ी निगरानी रखें। खाद की कालाबाजारी तथा कृत्रिम अभाव उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों को जेल भेजने की कार्यवाही करें। मुख्यमंत्री ने धान उपार्जन के संबंध में भी निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट के एनआईसी केंद्र से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कमिश्नर अनिल सिचारी, कलेक्टर डॉक्टर इलैया चुटेल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीएल मिश्रा, संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास उषा सिंह सोलंकी, डीन मेडिकल कॉलेज डॉक्टर मनोज इंदुलकर, उप संचालक सतीश निगम, उप संचालक कृषि यूपी बागरी तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहें रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। महानगरों के बाद अब आपके शहर रीवा में आ गया है हाई स्पीड के साथ न्यू ब्रॉडबैंड रेलटेल, जिसमें आपको मिलेगी अच्छी स्पीड और बेहतर सर्विस। तो न्यू ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए संपर्क करें वीपीएस केबल नेटवर्क, पता जॉन टावर 2nd फ्लोर नियर कॉलेज चौक रीवा। मोबाइल नंबर है 9000992232 और 9425470430। धन्यवाद।